नमस्कार। बिहार से जुड़ी किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए आज का जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। आज हम बिहार की मिट्टी यानी सॉइल्स और कृषि एग्रीकल्चर की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो खास तौर पर बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार की दूसरी सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स हैं। अक्सर ये देखा गया है कि इस टॉपिक से सीधे सीधे 4-5 सवाल आ जाते हैं। जी बिल्कुल। कभी मिट्टी का प्रकार पूछ लेंगे, कभी किसी फसल का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, या फिर कृषि के मौसम से जुड़ा कोई तथ्य। आज हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। चलिए इस भौगोलिक पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार की आत्मा तो कृषि में ही बसती है और उसकी नींव है यहाँ की मिट्टी। इसे समझने के लिए हमें बिहार के नक्शे को अपने दिमाग में बैठाना होगा, और उस नक्शे की जीवन रेखा है गंगा नदी। गंगा नदी जी, जो राज्य को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। यहीं से हमारी मिट्टी की कहानी के 2 अलग-अलग अध्याय शुरू होते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि बिहार का मैदान दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल से बना है। लेकिन गंगा नदी इसे उत्तर और दक्षिण में कैसे अलग करती है? चलिए पहले गंगा के उत्तर में चलते हैं। हाँ, वो इलाका जो बाढ़ और नदियों के लिए जाना जाता है। और देखिए यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। उत्तरी बिहार सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन यहाँ भी हमें मिट्टी की कई परतें देखने को मिलती हैं। सबसे उत्तर में नेपाल से सटी हुई एक पतली पट्टी है, पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तक। यहाँ जो मिट्टी मिलती है उसे तराई मिट्टी या तराई सॉइल कहते हैं। तराई, ये नाम सुनते ही दिमाग में हिमालय की तलहटी का वो नमी वाला जंगलों का इलाका आता है। बिल्कुल, और यहाँ की मिट्टी भी वैसी ही है। यह गहरे भूरे रंग की होती है, इसमें नमी बहुत होती है और जैविक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक मैटर भरपूर होता है। अच्छा। क्योंकि पत्तियां वगैरह गिरकर सड़ती रहती हैं, लेकिन ज्यादा नमी और दलदली होने की वजह से ये धान, जूट और गन्ने जैसी फसलों के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो ये तराई मिट्टी बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ चलती है। इसके बाद जब हम मैदानों में और दक्षिण की तरफ आते हैं, तब हमें वो 2 नाम सुनने को मिलते हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं, भांगर और खादर। ये दोनों हैं तो जलोढ़ ही, फिर इनमें क्या फर्क है? ये उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है नदी का व्यवहार। देखिए, भांगर को हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी ओल्ड एलुवियल कहते हैं। पुरानी जलोढ़। जी, ये उन इलाकों में मिलती हैं जो अब नदियों के बाढ़ क्षेत्र से ऊंचे हो गए हैं। मतलब अब हर साल बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुंचता। और पुरानी होने की वजह से इसके गुणों में भी फर्क आ गया होगा। जी, निश्चित रूप से। ये गहरे रंग की होती है और इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। जमीन के नीचे छोटे छोटे कंकड़ की परतें मिलती हैं। उपजाऊ तो है, लेकिन इसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए सिंचाई और खाद की जरूरत पड़ती है। तो इसे याद रखने का एक तरीका हो सकता है कि भ से भांगर यानी वो जमीन जिसे नदियां अब भूल चुकी हैं। हाँ, ये अच्छा तरीका है। अब खादर की बात करते हैं, जो इसका ठीक उल्टा होगा। एकदम सटीक। खादर है नई जलोढ़ मिट्टी, न्यू अलूवियल। यह उन क्षेत्रों में मिलती है जहां आज भी हर साल कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियां बाढ़ लाती हैं। जैसे पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा के इलाके। बिल्कुल, हर साल बाढ़ के साथ गाद और मिट्टी की एक नई ताजा परत बिछ जाती है। इसी वजह से ये बेहद उपजाऊ बनी रहती है। किसान तो कहते हैं कि बाढ़ अपने साथ सोना लेकर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खादर मिट्टी वाले इलाकों में किसानों को खाद पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता होगा। जी, प्रकृति हर साल जमीन को रिचार्ज कर देती है। खादर मिट्टी उत्तरी बिहार की कृषि का वरदान है। यह धान और जूट की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। हाँ। तो भांगर और खादर का ये फर्क समझना परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर बिहार में कोई और खास मिट्टी भी है जिसका जिक्र करना जरूरी हो? हाँ, एक और है, बलसुंदरी मिट्टी। यह भांगर और खादर के बीच के संक्रमण क्षेत्र में मिलती है। सहरसा के दक्षिणी हिस्से से लेकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा तक। बलसुंदरी जैसा नाम से जाहिर है, इसमें बालू का अंश ज्यादा होता है। इसकी प्रकृति थोड़ी क्षारीय यानी अल्कलाइन होती है। चूने की मात्रा अधिक होती है। और इस खास गुण की वजह से ये किसी खास फसल के लिए जानी जाती होगी। हाँ, और यही इसकी पहचान है।
ये मिट्टी बागवानी के लिए, खासकर आम और लीची के बगीचों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। अरे वाह। मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध शाही लीची, जिसे जीआई टैग भी मिला है, उसका राज इसी बलसुंदरी मिट्टी में छिपा है। वाह, तो शाही लीची का राज उसकी हवा में नहीं बल्कि मिट्टी में है। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग कनेक्शन है। तो ये तो हुई गंगा के उत्तर की कहानी। अब गंगा के उस पार दक्षिण में तस्वीर बिल्कुल अलग होगी, है ना? बिल्कुल अलग। वहां तो बाढ़ का वैसा असर नहीं है। दक्षिण बिहार की मिट्टी पुरानी है, स्थिर है। यहाँ की मिट्टी का निर्माण सोन, पुनपुन, फल्गु जैसी नदियों से हुआ है। यहाँ की सबसे पहली और अनोखी मिट्टी है टाल मिट्टी। टाल शब्द मैंने बिहार के संदर्भ में बहुत सुना है, खासकर दालों के लिए। ये है क्या? टाल का स्थानीय भाषा में मतलब ही होता है निचला धंसा हुआ क्षेत्र। यह गंगा के ठीक दक्षिण में नदी के किनारे किनारे एक बहुत संकरी पट्टी में फैली है, जो पटना से शुरू होकर मुंगेर और भागलपुर तक जाती है। ओके। बारिश के मौसम में गंगा का पानी फैलने से ये पूरा इलाका एक विशाल झील जैसा बन जाता है। तो फिर यहाँ खेती कैसे होती है? दलहन, चना, मसूर, खेसारी की खेती बिना किसी खास सिंचाई के हो जाती है। इसीलिए बिहार का टाल क्षेत्र दाल का कटोरा यानी पल्स बोल कहलाता है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक भौगोलिक चुनौती एक कृषि अवसर में बदल जाती है। टाल मिट्टी के अलावा दक्षिण में और कौन सी मुख्य मिट्टी है? दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है कराइल केवाल मिट्टी। ये भारी चिकनी मिट्टी, हेवी क्ले सॉइल है, जो रोहतास से लेकर गया, औरंगाबाद, भोजपुर इन बड़े इलाकों में मिलती है। चिकनी मिट्टी की खासियत होती है कि वो पानी को अच्छे से पकड़ कर रखती है। बिल्कुल, इसकी जल धारण क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। जब ये नमी सोख लेती है तो बहुत उपजाऊ हो जाती है। लेकिन इसकी एक समस्या भी है। सूखने पर यह पत्थर जैसी सख्त हो जाती है और इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो हमारे पास टाल मिट्टी है जो दलहन के लिए है, और कराइल केवाल जो भारी चिकनी मिट्टी है। लेकिन बिहार का दक्षिणी हिस्सा तो छोटा नागपुर पठार से भी लगता है। क्या उसका असर भी मिट्टी पे दिखता है? बहुत सही पॉइंट पकड़ा आपने। जैसे जैसे हम दक्षिण में पठार की ओर बढ़ते हैं, मिट्टी का चरित्र बदलने लगता है। यहाँ हमें मिलती है तीसरी प्रमुख मिट्टी, बलथर मिट्टी। बलथर? जी, ये पठार और मैदान के मिलन बिंदु पर मिलती है, खासकर कैमूर की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में। और इसके गुण क्या है? इसका रंग लाल पीला होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा होती है। ये थोड़ी रेतीली और अम्लीय मतलब एसिडिक होती है। पानी रोकने की क्षमता भी कम होती है, इसलिए ये उत्तर की जलोढ़ मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती। अच्छा। इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर जैसी मोटी और कम पानी वाली फसलें उगाई जाती हैं। तो हमने बिहार की जमीन का कैनवस समझ लिया है। अब देखते हैं कि किसान इस कैनवस पर कौन-कौन से रंग भरते हैं और किस मौसम में। बिहार की कृषि मौसम, ये भी एक क्लासिक परीक्षा का सवाल है। पूरे भारत की तरह बिहार में भी 3 मुख्य फसल चक्र हैं। पहला और सबसे बड़ा है खरीफ। इसे स्थानीय तौर पर भदई या अघनी भी कहते हैं। भदई या अघनी? जी, इसकी बुवाई मानसून के आने पर होती है, यानी जून-जुलाई में, और कटाई सर्दियों की शुरुआत में नवंबर-दिसंबर तक। और खरीफ का मतलब है वो फसलें जिन्हें पानी बहुत चाहिए, जैसे कि धान। एकदम सही। खरीफ की सबसे बड़ी पहचान है धान यानी चावल। इसके अलावा मक्का, जूट और गन्ना भी खरीफ की ही मुख्य फसलें हैं। ओके। ये सभी फसलें ऐसी हैं जिन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और बिहार का मानसून इनकी ये जरूरत पूरी करता है। ठीक है। खरीफ के बाद सर्दियों में आता है रबी का मौसम। बिल्कुल। दूसरा है रबी। रबी इसकी बुवाई तब होती है जब मानसून जा चुका होता है और हल्की ठंड शुरू होती है, यानी अक्टूबर-नवंबर में, और कटाई गर्मियों के शुरू होने से ठीक पहले मार्च-अप्रैल तक हो जाती है। और फसलें? रबी की फसलों को कम तापमान और कम पानी की जरूरत होती है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, चना, जौ और सरसों की खेती होती है। और इन दोनों के बीच में जो एक छोटा सा गर्मी का मौसम आता है, उसका भी एक नाम है ना? हाँ। तीसरा है जायद। जायद ये एक तरह का गैप फिलर है, जो रबी की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच के तेज गर्मी वाले महीनों में होता है। मार्च से जून के बीच। जी, इसमें तेजी से बढ़ने वाली फसलें होती हैं जिन्हें गर्मी पसंद है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और मूंग दाल। तो खरीफ, रबी, जायद, ये 3 मौसम हो गए। जी। लेकिन अब हम उस हिस्से पे आते हैं जहाँ से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। जी। कौन सी फसल किस जिले में सबसे ज्यादा होती है, ये क्रॉप हब्स सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, और ये तथ्य सीधे नंबर दिलाते हैं।
चलिए, सबसे बड़ी फसल चावल यानी धान से शुरू करते हैं। इसके लिए एक ही नाम याद रखना है, रोहतास। रोहतास। यह जिला उत्पादन मतलब टोटल प्रोडक्शन और उत्पादकता यानी यील्ड पर हेक्टेयर दोनों में बिहार में नंबर 1 है। एक मिनट, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। रोहतास तो गंगा के दक्षिण में है। जी, आमतौर पर तो लगता है कि बाढ़ वाले उत्तरी बिहार में ज्यादा धान होता होगा। बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर कॉन्सेप्ट काम आता है। उत्तरी बिहार में धान का रकबा मतलब एरिया ज्यादा है, लेकिन रोहतास में उत्पादकता बहुत ज्यादा है। और उसका कारण? उसका राज है सोन नदी से निकली नहरों का बेहतरीन सिंचाई नेटवर्क, जो अंग्रेजों के जमाने का है। इस वजह से रोहतास पानी की कमी के बावजूद सही तकनीक और सिंचाई से सबसे ज्यादा चावल पैदा करता है। और गेहूं के मामले में क्या कहानी है? कहानी वही है। गेहूं के लिए भी रोहतास ही एक प्रमुख केंद्र है। अच्छा। तो रोहतास खरीफ की मुख्य फसल धान और रबी की मुख्य फसल गेहूं दोनों का बादशाह है। अब आते हैं मक्का पर। मेज। मक्का उत्पादन के लिए हमें कोसी क्षेत्र में जाना होगा, कटिहार और खगड़िया जिले। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मक्का उत्पादन में बिहार भारत के शीर्ष राज्यों में से एक है। कुछ और नकदी फसलों, कैश क्रॉप्स की बात करते हैं, जिनका नाम किसी खास जिले से जुड़ गया हो। बिल्कुल। जैसे तंबाकू या जूट। हाँ, तंबाकू का नाम आते ही नक्शे पर समस्तीपुर और वैशाली का इलाका चमकने लगता है। ये तंबाकू की खेती का गढ़ माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे स्टार मार्क करके याद रखना चाहिए, वो है जूट। जूट के लिए तो एक ही नाम आता है दिमाग में, पूर्णिया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, पूर्णिया। पूर्णिया को बिहार की जूट राजधानी, जूट कैपिटल भी कहा जाता है। जूट कैपिटल ऑफ बिहार। जी, इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और इसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी और नमी चाहिए, जो पूर्णिया और आसपास के जिलों में भरपूर है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि कैसे गंगा नदी बिहार के कृषि नक्शे को 2 हिस्सों में बांटती है। उत्तर में बाढ़ से बनी नई मिट्टी खादर है, जो धान और जूट के लिए बेहतरीन है। और पुरानी मिट्टी भांगर है। वहीं बलसुंदरी मिट्टी हमें मुजफ्फरपुर की लीची की याद दिलाती है। और दक्षिण में टाल क्षेत्र दालों का कटोरा है। कराइल केवाल मिट्टी पर रोहतास जैसा जिला सिंचाई के दम पर धान और गेहूं दोनों में रिकॉर्ड बना रहा है। और पठार से लगी बलथर मिट्टी मोटे अनाज उगा रही है। जी बिल्कुल। फिर हमने 3 कृषि मौसम खरीफ, रबी, जायद और उनकी प्रमुख फसलों को देखा। और अंत में हमने उन जिलों की पहचान की जो कुछ विशेष फसलों के उत्पादन केंद्र बन गए हैं। यह जानकारी सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को समझने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, ये सभी तथ्य बिहार की कृषि की एक स्पष्ट और जीती जागती तस्वीर पेश करते हैं। यहाँ पर सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जी। हम जानते हैं कि ये मिट्टी और फसलें सदियों से चले आ रहे एक पैटर्न पर आधारित हैं, लेकिन आज जलवायु परिवर्तन के दौर में जब मानसून का पैटर्न बदल रहा है, बाढ़ की तीव्रता बढ़ रही है, तो क्या भविष्य में भी ये क्रॉप हब्स ऐसे ही बने रहेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। या हमें रोहतास और पूर्णिया की जगह नए कृषि केंद्र देखने को मिल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं और उम्मीदवारों दोनों को नजर रखनी चाहिए। अगली चर्चा में हम बिहार के भूगोल से जुड़े अन्य विषयों पर बात करेंगे।